आज मैं आपको कक्षा 12 का की पहली यूनिट स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने जा रही हूँ। तो स्थिर वैद्युतिकी है क्या? स्थिर आवेशों के अध्ययन को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब स्थिर वैद्युतिकी को समझने के लिए सबसे पहले हमें वैद्युतिकीकरण को समझना होगा कि वैद्युतिकीकरण आखिर होता क्या है। देखो, आपने साधारण अनुभव में देखा होगा, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को, तिनकों को, रुई को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। इसी उन जो पदार्थ है जिनको हमने रगड़ा है उनमें छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने की क्षमता को ही विद्युतीकरण कहते हैं। तो जो बल लगा रहे हैं उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, ठीक है ना, या इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए। आज से 2500 साल पहले यूनान के एक दार्शनिक थे थैल्स। उन्होंने अंबर को ऊन पर रगड़ा और देखा कि अंबर में छोटे छोटे कागज के टुकड़े या फिर तिनकों को आकर्षित करने का गुण आ गया है। आजकल की भाषा में इस आकर्षित करने के गुण को विद्युतमय होना कहते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि जो यूनान है वहाँ पे अंबर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं तो इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। और कुछ ना कुछ नाम तो रखना ही था, तो उन्होंने इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा है। और जो इसकी आवेशित मतलब आकर्षित करने का जो गुण है उसे इलेक्ट्रिसिटी या फिर विद्युतमय होना कहते हैं, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनके द्वारा आवेश प्राप्त करने की प्रक्रिया को घर्षण द्वारा विद्युतमय होना कहा जाता है। फैराडे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारी वस्तुओं पर अध्ययन किया और एक सारणी बनाई, जिसे मैं यहाँ पे दे रही हूँ। इस सारणी में देखो, सबसे पहले है कांच, फिर पलायन, फिर ऊन, सील, धातु, रबर, मोम, प्लास्टिक और गंधक। इस सारणी की विशेषता ये है कि इसमें जो ऊपर वाले पदार्थ है उनको अगर नीचे वाले पदार्थों पर रगड़ा जाए तो ऊपर वाले पदार्थ पर धनावेश और नीचे वाले पदार्थ पर ऋणावेश आ जाता है। इसका एक प्रयोग करके मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कॉपी ली और इसमें छोटे छोटे कागज के टुकड़े लिए। अब हमने एक कांच की स्केल ली और इसको इसके पास ले गए, तो इन पे कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो ये आपके कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब इसके बाद हमने क्या किया, एक ऊन का रुमाल लिया, ये ऊन का रुमाल है, और इस पर मैंने इस कांच की स्केल को रखा। रगड़ने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये कागज के टुकड़े इस पर चिपकने लग गए। अब ये जो कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण है, यही क्या है? विद्युतीकरण है। इसका विद्युतीकरण हो गया है। यानी कि देखो, ये है कांच की स्केल और ये है ऊन। तो हमने कांच की स्केल को ऊन पर रगड़ा तो कांच पे आ गया धनावेश और ऊन पर आ गया ऋणावेश। देखो, ये आवेश के कारण ही हुआ है, क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ होता है, किसी दूसरे बल के कारण हुआ होता तो पहले भी होता, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ जब हमने प्रारंभ में कागज के टुकड़ों पर स्केल को ले गए थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग फैराडे ने किए और उसके आधार पर ये सारणी बनाई, जिसमें ऊपर वाले जो पदार्थ है उनको नीचे वाले पदार्थ से अगर हम रगड़ते हैं तो ऊपर वाले पे धनावेश और नीचे वाले पे ऋणावेश आ जाता है। और इससे हमें एक चीज और पता चलती है कि आवेश हमेशा जोड़ी में उत्पन्न होता है। धनावेश उत्पन्न हो रहा है तो उसके साथ ऋणावेश भी उत्पन्न हो रहा है। अब वो जब हमने परमाणु की खोज कर ली, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पता चल गया, तो उसके आधार पर भी एक विद्युतीकरण का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया गया है। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार ये है कि देखो भाई, जो पदार्थ है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब परमाणु के बीच में एक क्या होता है? केंद्र होता है, जिसमें धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके चारों ओर हल्के ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन है उस पर जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश उसके चारों ओर के इलेक्ट्रॉनों में होता है। यानी कि जितने प्रोटॉन केंद्र में है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या लगा रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। इस प्रकार परमाणु क्या होता है, उदासीन। यानी कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं वो सब क्या है, उदासीन है। अब इनको किसी दूसरे पदार्थ से जब रगड़ा जाता है, इस परमाणु को किसी दूसरे पदार्थ के परमाणु से रगड़ा जाएगा, इस पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ेंगे तो उसके भी केंद्र में क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों ओर गति कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब हमने जब इसको इस पे रगड़ा तो इसके बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें चले गए। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन इधर गया तो प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब प्रोटॉनों की संख्या यानी कि धनावेश, तो इसमें धनावेश आ गया। अब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें पहले थे वो तो प्रोटॉन के बराबर थे, लेकिन अब और इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई प्रोटॉनों से। तो इसमें क्या आ गया, ऋण आवेश आ गया। ठीक है ना। अगर आप कांच को सिल्क से रगड़ते हैं तो कांच पे क्या आ जाएगा, धनावेश, और सिल्क पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। तो यही वस्तुओं के विद्युतीकरण का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों जा रहे हैं, या फिर कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों ग्रहण कर रहा है। तो पहली बात, इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षा में होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा क्या होते हैं, हल्के होते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो देखो इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, सारणी बना लेती हूँ। प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब द्रव्यमान देखो इनका, मान जो इलेक्ट्रॉन है उस पर द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। जो प्रोटॉन है उस पर 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम, और जो न्यूट्रॉन है उसका भी द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। और इनके आवेश देख लो, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अच्छा, आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, प्लस 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, और इसमें शून्य आवेश क्या होता है, शून्य होता है न्यूट्रॉन। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 10 की घात -31 है और यहाँ 10 की घात -27, यानी कि प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कम होता है। और दूसरा, प्रोटॉन जो नाभिक में है वो नाभिकीय बलों से बहुत स्ट्रांगली बंधे होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वह आसानी से दूसरे परमाणु में जा सकते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं वैद्युतीकरण क्या है और इलेक्ट्रॉन ही क्यों आवेश के वाहक होते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनों को आसानी से एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक रगड़ने से ही एक परमाणु से दूसरे परमाणु में चले जाते हैं। तो ये आ गया आपका। अब हम आवेशों के गुण पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आवेशों के गुण। तो आवेश का पहला गुण है, ये क्या करता है, वस्तुओं को आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करता है। आवेश एक दूसरे को आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करते हैं। अगर समान आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, भाई आप साधारण प्रयोग से इसे देख सकते हैं। आपने 2 कांच की छड़ें ली और उनको ऊन पे रगड़ दिया। अब ऊन पे रगड़ा तो कांच की छड़ पे प्लस आवेश आ गया, दोनों पे, दोनों को लटका दिया, तो आप देखेंगे वो एक दूसरे से दूर जा रही है। क्यों, क्योंकि उन पे क्या आ रहा है, दोनों पे प्लस आवेश है। इसी प्रकार अगर आप कांच की और क्या कहते हैं उसे प्लास्टिक की छड़ें लेते हैं, कांच की छड़ को आप
ऊन पर रगड़ते हैं तो कांच पे धन आवेश आ जाएगा, प्लास्टिक की छड़ को ऊन पे रगड़ते हैं तो प्लास्टिक पे ऋण आवेश आ जाएगा। उन दोनों छड़ों को अगर आप लटका दें तो आप देखेंगे ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। आवेश का दूसरा गुण क्या है कि जब हम किसी आवेशित वस्तु को किसी दूसरे चालक के पास ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक आवेश प्रेरित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण। तो आवेश का क्या गुण होता है कि दूसरी, जैसे ये यहाँ पे मैंने एक छड़ ली और ये आवेशित है, इस पे क्या है, प्लस आवेश है, और एक दूसरी छड़ है, माना इस पे कोई आवेश नहीं है लेकिन ये चालक है। तो आवेश नहीं का मतलब क्या है, प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस छड़ को, इस आवेशित टुकड़े को इस टुकड़े के पास ले जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस माइनस इस साइड आ जाएंगे और प्लस प्लस इस साइड, यहाँ से माइनस निकल के प्लस इधर आएंगे, यानी कि इसमें एक विद्युत क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। तीसरा गुण है कि आवेशों का जोड़ घटाना वैसे ही होता है जैसे कि बीजीय योग होता है। जैसे 4 आवेश हैं, Q1 माइनस प्लस Q1 माइनस Q2 Q3 Q4, तो हम कहेंगे टोटल आवेश कितना है। अगर किसी परमाणु पर इतने आवेश, ये 4 आवेश है, तो हम कहेंगे टोटल आवेश कितना है, तो आप कहेंगे Q इक्वल टू Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ठीक है ना। तो ये आवेश का क्या हो गया है, का बीजीय योग होता है। आवेशों को हम ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा गुण आवेश का ये है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस ये एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जा सकता है, ठीक है। अब इसका चौथा गुण क्या है, चौथा गुण ये है कि आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत होता है, यानी कि जो आवेश होता है मूल आवेश का भौतिक रूप से अस्तित्व रखने वाला कोई भी आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं, आवेश को हम दिखाएंगे n से, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो क्या है, माना Q है, तो ये बराबर होता है प्लस माइनस n e, जिसमें n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और e है उस पे आवेश। तो भौतिक रूप से अस्तित्व रखने वाला कोई भी आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। और इस पर सवाल भी किए जाते हैं, जैसे एक सवाल है कि अगर हम किसी वस्तु को 1 कूलम आवेश देते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो हमारे पास क्या दिया गया है, आवेश Q बराबर 1 कूलम है ना, दिया है। अब सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं कि इस पे कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर होता है Q अपॉन क्या हो जाएगा, E। Q का मान है 1 कूलम और E होता है 1.6 गुणा गए 10 की घात माइनस 19। अब हम इसमें इसका भाग देंगे तो ये निकलेगा 6.25 गुणा गए 10 की घात 18, और ये क्या है, n है, संख्या है, तो इस पे कोई भी मात्रक नहीं आएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम, किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने का मतलब है कि उस पे 6.25 गुणा गए 10 की घात 18 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी